उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के 4 साल बाद आपने देखा कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार खबरों में से लगातार खबरें आ रही हैं और तरह तरह की अटकलबाजियों का बाजार गर्म है कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा, योगी आदित्यनाथ जी बदले जाएंगे, कोई नया मुख्यमंत्री आएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, योगी जी मोदी जी में ठनी हुई है। तरह तरह की अफवाहों को तरह अटकलबाजियों का बाजार गर्म है। टेलीविजन चैनल्स की डिबेट में भी आपने देखा होगा, तमाम यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं पत्रकारों द्वारा, उनमें भी इसी तरह की अटकलबाजियों के ऊपर बहस हो रही है। और सारे इस पूरे घटनाक्रम में सबसे जो मजेदार बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी तर्क या तथ्य के आधार पर बात नहीं कर रहा है, केवल उसका ये आकलन है या ये उसका ऐसा विचार है। और जैसा आप लोग जानते हैं कि पत्रकारिता में जो मूलभूत सिद्धांत है, कभी किसी खबर के विषय पर बात करने के पहले, अखबार में खबर लिखने के पहले 4 बातें मूल होती हैं: तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, आर्ग्यूमेंट, फैक्ट, लॉजिक एंड एविडेंस। तो पिछले 21 मई से शुरू हुए इस घटनाक्रम में अगर कल तक देखें तो ये चारों बातों का अभाव है और केवल अनुमान के आधार पर या सूत्रों के हवाले से तमाम तरह की खबरें बनाई जा रही हैं और परोसी जा रही हैं टेलीविजन चैनल पर भी। और वास्तविकता यह है कि अगर आपको याद हो, पिछले वर्ष जुलाई में कानपुर के एक गांव है बिकरू, वहां पे एक माफिया था विकास दुबे, उसका एनकाउंटर हुआ पुलिस के द्वारा और उसके बाद से इस तरह की खबरों का बाजार गर्म होना शुरू हुआ कि साहब ब्राह्मण को मार दिया गया। अब कुछ लोगों ने एक कुख्यात अपराधी को ही ब्राह्मण जाति का मसीहा बताना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा। कई और अपराधियों के एनकाउंटर हुए, उनकी संपत्ति जब्त की गई। फिर जनवरी आते आते कोरोना महामारी का प्रकोप हो गया तो ये घटनाएं दब गई और फिर इस साल जनवरी में भी शांति रही, फरवरी से फिर कोरोना आ गया और उसके बाद जो है अप्रैल आते आते आंशिक कर्फ्यू लग गया और अप्रैल का और मई का महीना में कोरोना की सेकेंड वेव का बहुत रौद्र रूप, भयानक रूप हमने देखा। बड़े पैमाने पर मौतें हुई और उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने कितना भयानक एक संकट था, चुनौती थी, वो भी हमने देखी। अब आते हैं इस ताजा घटना पर। तो अगर ये देखें कि पहले शुरुआत ये हुई कि साहब जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, इन साहब को मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। फिर कहा गया कि साहब मुख्यमंत्री जी इस नाम के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद पिछले हफ्ते आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, वहां उनकी गृह मंत्री श्री अमित शाह से। उसके बाद हफ्ते आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए, वहां उनकी गृह मंत्री श्री अमित शाह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी वापस आए। उस समय उसके बावजूद भी ये लगातार ये खबरें चलती रही कि साहब मुख्यमंत्री जी तो केवल दिल्ली के बुलावे पर दिल्ली आए हैं और जबकि 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी नोएडा और गाजियाबाद के दौरे पर थे, वो दिल्ली नहीं गए। लोग यहाँ ये बात भूल जाते हैं कि योगी जी पिछले 4 साल में कम से कम 25 बार गाजियाबाद गए होंगे और वो कभी दिल्ली नहीं गए। लोगों के मन में वही संस्कृति कांग्रेस के हाईकमान के जमाने वाली है जो 80 के दशक में इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर होने के समय थी, जहां मुख्यमंत्रियों को हर हफ्ते 10 दिन में एक बार दिल्ली हाईकमान के सामने हाजिरी देनी पड़ती थी। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कृति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार ही मिलते हैं और स्पेसिफिक एजेंडा के ऊपर बात करने के लिए ही मिलते हैं। अब और इस समय
अब क्योंकि सारे मुद्दे हल हो गए हैं, अब कोई ऐसा मुद्दा वास्तव में था ही नहीं, तो अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि साहब मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है। अब आते हैं पंचायत चुनाव पर। पंचायत चुनाव अप्रैल के महीने में हुए, 29 अप्रैल को लास्ट फेज की वोटिंग हुई और 2 मई को चुनाव परिणाम आ गया। 2 मई को से काउंटिंग शुरू हुई और 4 मई तक सारे परिणाम सामने आ गए थे। 3050 जिला पंचायत के सदस्य हैं और यही सदस्य 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। फिर ये कहानियां चलना शुरू हुई कि साहब बीजेपी को बहुत बुरी तरह इसमें शिकस्त मिली है, समाजवादी पार्टी को इसमें बढ़त मिली है और बीजेपी अयोध्या, काशी, मथुरा आदि जिलों में चुनाव हार गई है और ये जो है योगी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा संकेत है और अगले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी ये इससे तय हो गया है। तो इसके बारे में पहले ये आपको थोड़ा इतिहास बता दें। पंचायत चुनाव कभी भी विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल नहीं रहे उत्तर प्रदेश में और पिछले 25 साल का अगर इतिहास देखें तो पंचायत चुनाव हमेशा विधानसभा चुनाव के 8-10 महीने पहले ही हुए हैं और पिछले विधानसभा चुनाव जो 2017 में हुआ था उसके 8 महीने पहले पंचायत चुनाव हुए थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी को बढ़त मिली थी, लेकिन 2017 मार्च में जब चुनाव परिणाम सामने आए विधानसभा के, तब बहुजन समाज पार्टी को मात्र 19 सीटें उत्तर प्रदेश विधानसभा में मिली थी और समाजवादी पार्टी की सीटों की संख्या घट के आ गई थी 47 और भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन के समेत मिला करके 325 सीटें मिली थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या 312 थी। योगी जी पे अब ये आरोप विकास दुबे हत्याकांड के एनकाउंटर के बाद से उत्तर प्रदेश में दबे स्वरों से ये प्रचार किया जाने लगा कि साहब योगी जी की सरकार में बहुत ज्यादा जातिवाद है, एक जाति को प्रेशर मिल रहा है, एक जाति को बढ़ावा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 2002 के बाद 1991 में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी अपने स्पष्ट बहुमत से और ये 25 साल बाद 26 साल बाद ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी की अपने स्पष्ट बहुमत से सरकार दोबारा बनी 2017 में। और अगर कांग्रेस के राज का इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी हो या समाजवादी पार्टी की हो या बहुजन समाज पार्टी की हो, चुनाव के बाद जो सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भिन्न भिन्न जातियों में टकराव, भिन्न भिन्न जातियों में प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन, उसका मतलब जातिवाद नहीं है। उसका मतलब केवल ये है जो पावर केक है, जो सत्ता का केक है, उसका बंटवारा किस प्रकार के हो। सभी जातियों में इस बात को लेकर कंपटीशन होता है कि अधिकाधिक लाभ उनको मिले, अधिकाधिक पदों में उन्हीं की जाति के अधिकारी बैठे। सरकार द्वारा दी जाने वाले जो आर्थिक लाभ हैं, जैसे सरकारी विभागों के बड़े बड़े ठेके, उसमें भी इस बात की प्रतिद्वंदिता होती है कि किस जाति को कितना ठेके मिलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में ये जमाने से चल रहा है, पिछले कम से कम 5 दशकों से चल रहा है। तो फिर ये इस बात का एक नया नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि साहब उत्तर प्रदेश में बहुत जातिवाद है। यह जातिवाद नहीं है, ये केवल उत्तर प्रदेश में 3 मुख्य सोशल ग्रुप हैं। एक है सवर्ण, इसमें 4 जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया है, कायस्थ हैं। दूसरा सोशल ग्रुप है पिछड़ी जातियां, इसमें यादव, कुर्मी, लोस समेत 100 से अधिक पिछड़ी जातियां हैं। तीसरा समूह है दलित, जिसमें जाटव है, पासी हैं, ये प्रमुख जातियां हैं, बाकी इसमें 60 से अधिक जातियां हैं। तो तीनों जातियों में दो जातियां प्रभुत्वशाली जातियां हैं जो कि डोमिनेंट कास्ट हैं। जैसे सवर्ण में ब्राह्मण है, राजपूत हैं, बैकवर्ड में यादव हैं, कुर्मी है, लोध हैं और दलित में जाटव और पासी है। और उत्तर प्रदेश का ये इतिहास रहा है कि एक वर्ग की 2 प्रभुत्वशाली जातियां कभी एक पार्टी में चैन से नहीं रह सकती और उनमें हमेशा सत्ता को लेकर संघर्ष चलता रहता है। जैसे समाजवादी पार्टी में यादव में और कुर्मी में, दलित वर्ग में जाटों में और पासी में,
उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया, एक नया सामाजिक समीकरण बनाया और जिसमें वो काफी हद तक सफल रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों के अतिरिक्त गैर यादव पिछड़ी जातियां और गैर जाटो दलित जातियों के सामाजिक समीकरण को खड़ा करने का उन्होंने प्रयास किया और इन जातियों को इन्फ्लुएंस किया और अपने पाले में लाए। और 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका भरपूर लाभ हुआ और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर इन तीनों चुनावों में 40% या इससे ऊपर रहा। अब जब भारतीय जनता पार्टी का यह समीकरण लगातार सफल हो रहा है तो जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सामने एक अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है कि यदि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह चुनाव जीतती रही तो उनका क्या होगा। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जो जाति आधारित आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो हेट की राजनीति है और अन्य जातियों के खिलाफ लोगों के आक्रोश को और काल्पनिक आक्रोश को जन्म दे करके अपने वोट का पोलराइजेशन करना, अपने पीछे लामबंद करना, ये काम यूपी में 2 दशकों से अधिक समय से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जातियों के बीच में इस टकराव की जो राजनीति लंबे समय से चली आ रही थी इसको रोका और एक समतामूलक और एक समरसता के आधार पर एक नया सामाजिक समीकरण खड़ा किया गया। इस समीकरण को तोड़ने के लिए ये सारी कवायद रची जा रही है कि यूपी में जातिवाद है, योगी जी बदले जा रहे हैं, योगी जी हटाए जा रहे हैं, योगी जी मोदी की बात नहीं मान रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर रहे हैं। और मैं साफ शब्दों में अगर कहूं, इस साल जनवरी में 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समय जो दिल्ली के लाल किले में जो हिंसा हुई थी, उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा एक टूल किट की चर्चा हुई थी कि साहब वो एक टूल किट है जिसके तहत उनको इस आंदोलन में हिंसा करने के लिए ये करना है। तो बिना किसी लाग लपेट के मैं कहना चाहूंगा इस समय विपक्ष का योगी जी को मोदी के खिलाफ ये भी एक टूल किट काम कर रहा है। और साफ शब्दों में कहें तो योगी जी तो बहाना है, असली निशाना नरेंद्र मोदी हैं। यदि 2022 में आप योगी को सरकार, अगर योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सके तो 2024 में बीजेपी को रोकने की बात आप भूल जाइए। ये सारी कवायद उसी को लेकर के की जा रही है और अब नया प्रचार ये किया जा रहा है कि 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से चेहरा योगी जी होंगे, नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। तो और इससे ऐसा भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने या संघ ने नरेंद्र मोदी को किनारे कर दिया है और योगी जी को पूरी कमान सौंप दी है। ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव का जो विधानसभा चुनाव जो अभी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संपन्न हुआ, ममता बनर्जी वहां दोबारा मुख्यमंत्री बनी, वो चुनाव मोदी बना ममता हो गया था। ममता बनर्जी एक रीजनल पार्टी की नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत सुखद नहीं है कि उसके शीर्ष नेता के मुकाबले एक क्षेत्रीय नेता को खड़ा किया जाए। उत्तर प्रदेश में इस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए ही योगी जी अगले चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पूर्व की तरीके से इस बार भी चुनाव के अभियान में शामिल होगा, चुनाव में भाग लेगा। नरेंद्र मोदी भी कैंपेन करेंगे, योगी जी स्टार प्रचारक होंगे। तो यहाँ पर भी योगी और मोदी में एक तरीके की दरार को दिखाने की कोशिश की जा रही है जो कि पूर्णतया काल्पनिक है। और योगी जी के खिलाफ अभियान में कुछ लोग तो इतना आगे चले गए कि यहाँ तक एक खबरें चलाई गई कि साहब योगी जी के पर कतरने के लिए उत्तर प्रदेश का 4 भागों में बंटवारा किया जा रहा है, 4 राज्य बनाए जा रहे हैं। अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि कोई भी दल एक राज्य में चुनाव होने के 7 महीने पहले उस राज्य के 4 हिस्सों में बंटवारे जैसा आत्मघाती कदम के बारे में सोच भी नहीं सकता लोगों को। और यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि एक राज्य के गठन में कम से कम जो खर्च आता है वो 10,000 करोड़ रुपए आता है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का निर्माण आज भी पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी उसका काम देहरादून से चल रहा है और नई राजधानी बनने का प्रस्ताव गैरसैंण में है।
एक नया राज्य सन 2000 में 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में रायपुर उसकी राजधानी थी और छत्तीसगढ़ में 1800 हेक्टेयर लैंड एक्वायर करके नया राजधानी के नए भवन बनाए गए। ये कार्य भी 2 साल पहले पूरा हुआ है। और जो नए राज्य बने हैं उनके बीच में, उनके पेरेंट स्टेट के जैसे यूपी उत्तराखंड के बीच में एसेट्स का बंटवारे का काम अभी भी 100% पूरा नहीं हुआ है। यही स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, बिहार और झारखंड के बीच में है। बल्कि आश्चर्य की बात यह है, 50 साल से अधिक हो गया है, अभी हरियाणा और पंजाब के बीच में सारे बंटवारे का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है। तो इस तरह की खबरें चलाई गई कि साहब कि ये जो है योगी जी के खिलाफ जो दुष्प्रचार की क्या क्या किया गया। अब लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो इसलिए रहा है कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लंबे शासनकाल में जो परंपरा बन गई थी कि साहब सब चलता है, बस सरकार चलती रहे किस तरीके से और कैसे बस अगला चुनाव जीत लिया जाए। किसी भी सरकार का, किसी मुख्यमंत्री का प्रदेश के विकास के बारे में कभी कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं था, कभी लॉन्ग टर्म सोचा नहीं गया। और ये जो आराम की लोगों की दुनिया चल रही थी, आराम की का जो काम चल रहा था, ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट में जो लोग जम गए थे, उन सब के लिए योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनना एक बहुत बड़ा झटका था। और वो यथास्थितिवाद टूटा। और जो यहाँ पे ठेके पट्टे में जो भ्रष्टाचार था, ट्रांसफर पोस्टिंग धंधा था, तमाम सारे काम थे जो पहले की तरीके से अब नहीं हो रहे हैं। कोरोना के आधार पर भी योगी जी के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया गया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कोरोना एक महामारी है। महामारी को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, महामारी को मैनेज किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 7 दशकों से अधिक समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया था और जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार रातों रात नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकती थी। फिर भी जितना सरकार के साधन थे उससे कहीं अधिक ज्यादा संख्या में रोगियों का कोरोना के टेस्ट किए गए, लोगों का उपचार किया गया, होम आइसोलेशन में लोगों को दवाइयां दी गई, उनको कोरोना किट दी गई। आपको याद होगा पंजाब में होम आइसोलेशन किट खरीदने में भी कितना बड़ा घोटाला हुआ। उत्तर प्रदेश में इस तरह की किसी गड़बड़ी की शिकायत हमने नहीं सुनी। तो कोरोना के आधार तो यूपी में 2 घटनाएं एक छोटे अंतराल में हुई, एक पंचायत का चुनाव और दूसरे कोरोना की महामारी। उस समय यह भी एक नैरेटिव बनाया गया कि साहब पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर प्राइमरी स्कूल के टीचरों की कोरोना से मृत्यु हुई। 1600 से अधिक का आंकड़ा दिया गया और ये बताया गया कि साहब अगर पंचायत चुनाव ना होते तो ये मौतें ना होती। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं, उत्तर प्रदेश के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश था कि 25 मई तक हर हालत में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। और पिछले वर्ष दिसंबर में जब ग्राम प्रधानों के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों का चार्ज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के एडीओ को दिया, तब समाजवादी पार्टी व अन्य पक्षी दलों ने योगी सरकार की आलोचना की थी और कहा था कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और अब पंचायत चुनाव का एक चक्र पूरा हो चुका है, केवल ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव बाकी हैं और ये प्रक्रिया भी 12 जुलाई अगले महीने पूरी हो जाएगी। तो ये घटनाक्रम आपने देखा कि किस तरीके से चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में एक भ्रम पैदा किया जाए, पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। जहां कोई विवाद था ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व का और केंद्र नेतृत्व के बीच में कोई विवाद कभी था ही नहीं, उसको इतना बड़ा विवाद बना के पेश किया गया। यहां तक कहा गया कि साहब यूपी का बंटवारा किया जाएगा, जो कि बेबुनियाद था, बेबुनियाद है। और जो लोग ये बात कर रहे थे कि साहब यूपी का बंटवारा किया जाएगा, उनको यही नहीं पता है कि ये प्रोसेस होती कैसे है। उनको ये भी नहीं पता है कि नए राज्य के गठन का कार्य
केवल लोकसभा ही कर सकती है। जब तक केंद्रीय मंत्रिमंडल इसका प्रस्ताव पास नहीं करता और इसके लिए बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस नहीं होता और संसद के दोनों सदनों से ये बिल पास नहीं होता, राज्यों का गठन नहीं किया जा सकता। जो पिछले राज्य का गठन हुआ है यूपीए सरकार के दौरान, वो है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से काट करके नया राज्य का गठन किया गया। उसके पहले नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में प्रधानमंत्री थे। वो 3 राज्य थे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। जैसा मैंने पहले कहा कि खबर का आधार है तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण। तो जितना भी जो खबरें चलाई गई पिछले 20 दिनों में, उन सब में इन चारों चीजों का बिल्कुल अभाव था। हाँ, एक बात सच है कि कोरोना के कारण उत्तर प्रदेश सरकार के सामने अगले चुनाव में जनता के कड़े सवालों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, कोरोना का प्रकोप देश के लगभग सभी राज्यों, सभी यूनियन टेरिटरीज में था। और यूपी का और अगर आंकड़ों का हाल को देखें कि इन्फेक्शन क्या था, केस फर्टिलिटी रेट क्या था, ट्रीटमेंट क्या था, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत राज्यों से बहुत बेहतर रही है। और 2014, 2017 और 2019 यह तीनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी की लहर पर जीते हैं। लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी को कोरोना लहर का मुकाबला करना होगा और जनता को यह ठोस विश्वास दिलाना होगा कि जो हुआ सो हुआ, तीसरी लहर से हम निपटने को बिल्कुल तैयार हैं, हम सक्षम हैं। और सरकार अब लोगों को एक बहुत ही क्रेडिबल, अफोर्डेबल और वायबल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। आने वाला चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन साथ ही अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष अभी भी केवल ट्विटर पे ही सक्रिय है। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगाता है। तो हमें तो यहाँ यह बताना मैं आवश्यक समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी ने मई के महीने में कम से कम 50 जिलों का दौरा किया और बाकी विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस के लोग केवल ट्विटर पर रहे। भारतीय जनता पार्टी की इसलिए भी आलोचना की गई कि साहब पूरा देश कोरोना की महामारी झेल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री यूपी के चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। तो यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव के बाद और कोरोना की महामारी से उपजी जो चुनौतियां हैं, कम से कम ये देख तो रही है कि उसकी सरकार में, उसके संगठन में क्या क्या ढीलापन है, क्या क्या कमी है। वो अपनी कमियों को तलाश रही है और अगले चुनाव में जाने के पहले उन कमियों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन क्या कोई विपक्षी दल आपको ऐसा प्रयास करते हुए दिखता है? क्या समाजवादी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कुछ दिख रही है? क्या कांग्रेस कुछ कर रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी कुछ कर रही है? हमें ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी में संगठन का कार्य जो उनकी अपनी कार्य पद्धति है उसके अनुसार वो बूथ लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। चुनाव में 6-7 महीने का समय बचा है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अभी किससे गठबंधन किया जाएगा इस पर विचार चल रहा है। कांग्रेस अभी इस पर विचार कर रही है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में केवल 3 बार गठबंधन किया है। 96 में एक बार कांग्रेस से किया था, 93 में समाजवादी पार्टी से किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से किया था। लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करने वाली है और वो अकेले चुनाव में उतरेगी। तो हमें खबरों को देखते के समय ये देखना चाहिए कि क्या तथ्य है और क्या प्रचार है और क्या दुष्प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी कार्यशैली है उसके अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। यहाँ इस दल में कभी भी चुनाव के 2 महीने पहले काम नहीं शुरू होता। संगठन का काम
पूरे साल चलता है, बदस्तूर चलता है, केवल चुनाव की वजह से उसमें कोई बहुत तेजी नहीं आती है। बाकी दलों में चुनाव के 2 महीने काम शुरू होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो था, ये केवल चुनाव के पहले एक विपक्ष का, जिसमें कुछ लोग मीडिया के भी शामिल थे, इस सरकार के प्रति जनता में भ्रम फैलाने का, सरकार को अस्थिर करने का एक प्रयास था। जहां कहीं कोई विवाद था ही नहीं, उसको इतना बड़ा विवाद बताया गया। लेकिन जब कोई विवाद था ही नहीं, तो जो भी आशंकाएं खड़ी की गई थी, वो योगी जी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद समाप्त हो चुकी है। धन्यवाद।